समय को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। इसके अलावा मेरे साथ अश्विनी मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो सबसे पहले अमित तिवारी जी, जिस तरीके से अब चुनावी हालांकि ये समय है और लालकृष्ण आडवाणी की जो काम है उन पर सवाल खड़े करना बिल्कुल कतई भी सही नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो संघर्ष उन्होंने किया शून्य से सत्ता तक, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, किस तरीके से पार्टी को मजबूत करने का काम लालकृष्ण आडवाणी ने किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब चुनाव सर पर है, जब बीजेपी के नेतृत्व करने वाले नरेंद्र मोदी पर तमाम सवाल खड़े होने लगे, क्या तब जाकर ये बड़ा फैसला लेने का जिक्र हुआ कि भारत रत्न से नवाजा जाए, ताकि जो नाराजगी है अलग अलग पक्षों की, ब्राह्मण समाज की, उसको दूर कर दिया जाए? क्या प्रतिक्रिया, क्या कमेंट? हम हमारे प्रेरणा स्रोत और हम सबके लिए आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को जब ये घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज किया कि उन्हें भारत रत्न, देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाएगा, तो ये मेरे लिए बहुत ही हर्ष और आनंद का विषय है। इससे आप अगर किसी जाति विशिष्ट के लिए अगर आप उसे जोड़कर देखें या नाराजगी से जोड़कर देखें, तो मेरे हिसाब से सही नहीं, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी जी का जो योगदान भारतीय जनता पार्टी को बनाने और उसे एक आगे बढ़ाने में तो है ही, लेकिन देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में भी बहुत ही अमूल्य योगदान उनका रहा है। आप याद कीजिए, आज जिस भव्यता से हम राम मंदिर को देख रहे हैं, इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो लालकृष्ण आडवाणी जी को जाता है। याद कीजिए, अभी आप अपने दिखा रहे थे बिल्कुल। और अमित जी, जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी उपेक्षित करने का आरोप भी लगा रहे थे कई तमाम लोग, क्या ये उसका एक आपने रास्ता निकाला कि भाई, क्योंकि अब जरा जिस तरीके से संघर्ष लालकृष्ण आडवाणी जी ने किया और उन्हें पार्टी से कैसे नजरअंदाज कर दिया गया समय दर समय सबने देखा, तो क्या इससे कवर करने की कोशिश, ढकने की कोशिश क्या की गई बीजेपी की तरफ से? नहीं लता जी, इसको इस तरीके से देखने से मेरा ख्याल है गलत होगा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य वो अभी बहुत ही वृद्ध हो चुके हैं, तो उनका स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और जो कार्यक्रम था वो बहुत ही उस दिन का एक्सटेंसिव कार्यक्रम था, उस चीज को ध्यान में रखते हुए उनके आने जाने के प्रबंध को, उनके स्वास्थ्य को, उनकी जो दवाइयां चलती, उन सब चीज का ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया, जो कि उस दिन का किसी को उपेक्षित नहीं किया। और लालकृष्ण आडवाणी जी किसी के उसके मोहताज नहीं है, वो स्वयं, अगर राम मंदिर बन रहा है तो बिना लालकृष्ण आडवाणी जी को याद किए हुए मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति भूल सकता है इस चीज को। याद कीजिए, सोमनाथ से अयोध्या का वो रथ यात्रा जिसने देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जिसको जगाया था, राष्ट्र प्रेम किसे कहते हैं उसे जागृत करने का काम मानेंगे लालकृष्ण आडवाणी ने किया। तो ये सारी चीजें उनकी विरासत में, राजनीतिक शुचिता किसे कहते हैं, अगर आप देखें, जब हवाला कांड पर का उनको आरोप लगा, उन्होंने कहा कि मैं त्याग पत्र देता हूँ अपने संसद के सीट से, और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा आरोप, तब मैं वापस आऊंगा। तो राजनीतिक शुचिता का जो उन्होंने प्रमाण दिया अपने सार्वजनिक जीवन में, उसके बाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम का जो उन्होंने एक देश के लोगों में भावना जागृत करने का काम किया, ये भूलने लायक विषय ही नहीं है। और इसे किसी भी चीज से जोड़ना मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। उनके कद को देखते हुए आज उनके समय में, अपने आनंद के समय में, मेरे ख्याल से किसी भी अन्य चीज से जोड़कर नहीं दिखना चाहिए। चलिए अश्विनी जी, कैसे आप इसे देख रहे हैं? पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया, पहला कमेंट चाहूंगी, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी लता जी, पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं लालकृष्ण आडवाणी जी को। बहुत ही पुरजोर नेता हैं वो, और उनको भारत रत्न मिलना बिल्कुल सम्मान की बात है। हालांकि इस सम्मान के बहुत सारे राजनीतिक महत्व तरह मैं देखता हूं। मेरा ये मानना है कि राम मंदिर के द्वारा, राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था वो एक धार्मिक इवेंट था, उसको राजनीतिक इवेंट के तहत बना करके एक तरीके से धर्म की राजनीति का एक दीपक जलाया गया। वो दीपक लगातार चुनाव तक जलता रहे,
ये कहीं ना कहीं उसके सारे प्रयास हैं। ये एक तरीके से उस दीपक में लाल कृष्ण आडवाणी को सम्मान देना कहीं ना कहीं घी का काम करेगा। अभी आप देखेंगे आने वाले समय में लाल कृष्ण आडवाणी को जब सम्मान मिलेगा तो उनकी रथ यात्रा के चर्चे भी होंगे। जब रथ यात्रा के चर्चे होंगे तो ये चर्चे भी होंगे उनकी रथ यात्रा कहाँ कहाँ रोकी गई थी। फिर राम मंदिर की वो बातें भी होंगी, कार से को गोलियां किसने चलाई थी। और एक कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के जो विपक्षी दल हैं, उनकी जो पार्टियां हैं, उन पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक धार्मिक वो है, एक धार्मिक लड़ाई लड़ने का जो तरीका है वो है। तो बेसिकली ये अभी आप ऐसे और भी देखेंगे, घी के और भी ऐसे कनस्तर पड़ेंगे उसमें जो दिया जल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती रही कहीं तरीके से हमने हाल ही में देखा भी कर्पूरी ठाकुर को जो है दलित चेहरा वो थे और उनको जो है भारत रत्न सम्मानित किया गया। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी आप समझ रहे हैं कि ये है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा गंभीर है, चुनावी ये समय चल रहा है, तो ऐसा में ये पॉलिटिक्स स्ट्रैटेजी स्टंट आप मान रहे हैं इस बात को? बिल्कुल है, 100% पॉलिटिकल मूव है। अगर उनको सम्मान देना होता तो शायद पहले भी दे सकते थे। ये सम्मान को राम मंदिर से जोड़ करके बार बार उसको ये बोलना कि क्या आडवाणी जी का योगदान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में राम मंदिर तक सीमित था? नहीं, आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी, भारतीय जनता पार्टी को लीड किया 2009 के चुनाव में। ऐसा नहीं है, आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारा योगदान रहा है। हालांकि मुझे लगता है इस कंट्रीब्यूशन की जो चर्चा होगी वो बार बार कहीं ना कहीं चुनाव तक सिर्फ और सिर्फ मंदिर या दलित सम्मान या ब्राह्मण या वोट पॉलिटिक्स सो कॉल्ड उसी के अराउंड होती रहेगी। बिल्कुल, जिस तरीके से पार्टी को लीड करने का काम किया और जिस तरीके से हम उस दौर की अगर हम बात करें जब 1984 में 2 सीट पर जो है बीजेपी सिमटी थी और उसके बाद जब आपातकाल के बाद जो चुनाव हुए थे उसके बाद किस तरीके से जो है एफर्ट, मेहनत, संघर्ष जो था वो लालकृष्ण आडवाणी और वाजपेयी साहब का था, जिसके बाद जो प्रयास का असर दिखा वो जाहिर तौर पर 1989 में जो चुनाव हुए थे, अश्विनी जी माफ कीजिएगा, 85 सांसदों वाली पार्टी बीजेपी बन गई थी और उसका श्रेय अगर जाता है तो सिर्फ और सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के पास। बिल्कुल, और आप देखेंगे हालांकि राम मंदिर की जो इवेंट हुआ था उसके बाद 120 सीटें भी आई थी। तो लगातार इन लोगों की कोशिश रही है भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने में। तो इनका योगदान सिर्फ और सिर्फ भगवान राम से जोड़ करके देखा जाए, ये मुझे लगता है एक सूक्ष्म आकलन होगा। लालकृष्ण आडवाणी जी भारत रत्न के हकदार हैं, उनको मिलना चाहिए। और क्या अश्विनी जी, क्या आप इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि क्या एक नैरेटिव सेट करने की क्या कोशिश की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम जिक्र करें 90 जब उनकी यात्रा चल रही थी और बिहार में किस तरीके से लालू यादव ने उनकी यात्रा पर रोक लगा दी थी और गिरफ्तार उन्हें कर लिया था, यानी कि आरजेडी के पक्ष में एक एंटी हिंदू वाली जो छवि है क्रिएट करने की जो कोशिश हो रही है, क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा आप समझ रहे हैं क्या कि ब्राह्मण को कैसे खुश किया जाए? दलित वोट हालांकि साथ में ले ही लेकर पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद, और आरजेडी क्योंकि अब नीतीश बाबू तो बीजेपी में शामिल हो गए, एनडीए का सदस्य वो हो चुके हैं, अब ऐसे में आरजेडी की छवि को क्या धूमिल करने के लिए, क्या तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप उन पर लगाने के लिए, क्या ये भी एक स्टंट हो सकता है? क्या ये भी एक एंगल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और आप देखेंगे अभी आने वाले समय में उन सारी घटनाओं की चर्चाएं होंगी, वो सारे जख्म कुरेदे जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा मिलेगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, पर ये जरूर बोलता हूं कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए भी ये काम किया जा रहा है। जब आप अगर बात करेंगे कि लालकृष्ण आडवाणी का गया था बिहार में, या कार से क्यों गोलियां चलाई गई थी अयोध्या में, या लालकृष्ण आडवाणी ने कितनी लंबी यात्रा की थी, तो बार बार सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा कर रहे थे, ब्राह्मण चेहरा है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो धर्म की राजनीति का जो एक बिगुल बजा था अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठान से, मुझे लगता है वो राजनीति चलती रहे चुनाव तक। और उसमें अगर आप देखें, हो सकता है घी का काम अगर साथ भारतीय जनता पार्टी अगर सीए और एनआरसी का जिक्र कर दे तो कहीं ना कहीं ये दो, हालांकि यूसीसी का जिक्र चल ही रहा है, यूसीसी का चल ही रहा है, और कुछ सीए पे कमेंट भी आया है। अगर सीए एनआरसी इसमें और जोड़ दिया जाएगा तो ये प्योर जो है राजनीति के 2 डिवीजन हो जाएंगे, एक हिंदुओं की राजनीति हो जाएगी, हिंदू बहुल राजनीति हो जाएगी, और एक एंटी हिंदी इमोशंस की राजनीति हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं राजनीति फिर से 2024 में वहीं पर आकर के खड़ी हो जाएगी, जो कि पहले शिक्षा, रोजगार या इन विषयों पर होनी चाहिए थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि राजनीति का दीपक जो है वो बीजेपी ने जला दिया और अब ये जो है चिंगारी और जलती जाएगी, और इसका असर जाहिर तौर पर जो है आगामी चुनाव जो होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, उसमें साफ तौर पर देखने को मिलेगा। ऐसे में अमित जी,
हालांकि बिल्कुल सम्मानजनक ये फैसला है, पहले हो जाता तो और अच्छा होता, लेकिन चलिए अगर आप भी समय और देखकर, समय और टाइमिंग देखकर और सब कुछ समय की अवधि देखकर आप अगर ये फैसला लेते हैं। चलिए पहले मेरे साथ आशीष मिश्रा जी जुड़ गए, कांग्रेस के नेता हैं। सर स्वागत करना चाहूंगी। सवाल मैं आप से लेती हूँ सर, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जा रहा है और सम्मान की बात है, देना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से संघर्ष उन्होंने किया है पार्टी के लिए, देश के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, कैसे इसको देख रहे हैं आप? पहले तो मैं आप चैनल पे जितने भी साथी बैठे हैं सभी लोगों को नमस्कार, और लता जी आपको भी नमस्कार। आज आडवाणी जी को जो 10 वर्षों के बाद सम्मान देने की बात याद आई है, इसके पहले तो मंचों पे से न जाने कितनी बार वो बेचारे नमस्ते करते थे, लेकिन उनकी तरफ देखा भी नहीं जाता था, उनको दरकिनार किया जाता था। खैर ठीक है, 2002 में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को बचाने का काम किया था, जिसके उपलक्ष्य में जिन्ना की मजार पे माथा टेकने का आज इनको फल लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न के रूप में मोदी सरकार दे रही है। अच्छी बात है, क्योंकि जिन्ना से प्रेम उनका जो जाहिर है, और जिन्ना के मजार पे माथा टेका जाना उनका, ये सबको सविदित है। इस वजह से हमें कोई आपत्ति नहीं। खैर देखिए, हमारे पास विपक्ष के चाहे नेता हो उस समय के और चाहे आज के नेता हो, निश्चित तौर पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ लता जी, कि इस भारतवर्ष को बनाने में सभी लोगों ने अपना अमूल्य योगदान दिया है। बिल्कुल। इसमें कभी कभी क्या होता है कि हम एक तरफा कर देखने जाए, एक राजनीति एक तरफा अगर करने के लिए जाए तो वैसा उचित नहीं होगा। इससे क्या होता है, हमारी जरूरी किसी न किसी वैचारिक मतभेद उनके साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या उनके कुछ नेता जिन्होंने भारतवर्ष के लिए कुछ किया ना हो। यानी कि आप खुश हैं कि आडवाणी साहब को जो है भारत रत्न दिया गया है, आप हैप्पी हैं, कोई समस्या नहीं? मैं चाहता हूँ लता जी, मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में अपना प्रधानमंत्री पद का कुर्सी पे अपना पदभार संभाला है, तब से वो उप प्रधानमंत्री जो लालकृष्ण आडवाणी जी बने थे, ठीक है, उनकी कुर्सी ही खा गई मोदी जी ने। दोबारा कभी 10 वर्षों में उप प्रधानमंत्री नाम का कोई व्यक्ति बना ही नहीं, तो हो सकता है तो किसी एक जन को उप प्रधानमंत्री के तौर पर नवाज दे, ताकि देश के लोग जो है वो ये जान सके कि भाई वास्तव में प्रधानमंत्री जी। चलिए, यानी कि हाँ, नजरअंदाजी का आरोप जो है आशीष मिश्रा जी लगा रहे हैं। हाँ अमित जी, हालांकि चलिए चलिए खुशी है, ये बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष के नेता भी कभी कभी जो चीजें हैं पक्ष की तरफ से जो की जाती है, सत्ता पक्ष की तरफ से, उसका श्रेय जो है सम्मानजनक उनका रहता है। अमित जी, जिस तरीके से बिल्कुल लाजमी है, भारत रत्न जो सम्मान दिया जा रहा है सम्मानजनक है, लेकिन क्योंकि बार बार समय पर खड़ी होती है, क्योंकि जिस समय पर बीजेपी के जो है दाव पे चलते हैं उसको लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं। और जिस तरीके से हमने हाल ही में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है कार्यक्रम देखा, और क्योंकि राम मंदिर को लेकर आडवाणी साहब ने जो संघर्ष किया वो पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है, और ऐसे में ये भी आरोप लगे आप पर, पीएम नरेंद्र मोदी पर, कि खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए उन्होंने जो है उपेक्षित किया आडवाणी साहब को। ऐसे जो है ब्राह्मण तबका नाराज आपसे हो गया और कई जो संघर्ष से जुड़े हुए लोग थे वो भी नाराज हो गए। तो क्या वहां पर चीजों को बैलेंस करने के लिए कि आपको लगा चुनावी समर ये चल रहा है और कोई रिस्क तो आप ले नहीं सकते, फूंक फूंक का कदम आप रखते हैं, जरा सी भी जो गलती होती है आशंका को भी आप एकदम साफ कर देते हैं? नहीं लता जी, अगर आप जीवन काल देखें आडवाणी जी का और मोदी जी का, लंबी फेरिस्त है मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उनकी जो कोई दो राय नहीं है। हाँ। जिस हिसाब से उन्होंने उनकी हर यात्रा को मोदी जी ने एक सारथी की तरह आगे बढ़कर पूरा मैनेज किया है और उसको एक मुकाम तक पहुंचाया है, तो ये सारी बातें कहना, अगर आप उस चीज को स्टडी करेंगे तो ये सारी बातें फिर चर्चा में रहेंगी नहीं, क्योंकि एक गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, मैंने जितना पढ़ा है, मुझे तो मौका नहीं मिला कभी आडवाणी जी से व्यक्तिगत मिलने का, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने अपने जो सीनियर्स है उनसे सुना है, उससे यही लगता है कि एक गुरु और एक शिष्य का जो प्रेम होता है वो उन दोनों के बीच में था। आपने अभी अपनी क्लिप में दिखा रहे थे कि किस तरीके अगर वाकई अमित जी इतना सम्मान पार्टी आडवाणी साहब का करती है, तो जो अक्सर जो आरोप लगता रहे नजर
अंदाजगी के, तब क्यों नहीं गौर किया गया? क्यों सिर्फ उन्हें दिशा निर्देशक के तौर पर ही रखा गया, अच्छा मार्गदर्शक करने के लिए? अहम भूमिका क्यों नहीं दी गई? हर चीज की पॉलिटिकल स्फीयर में हर चीज का समय होता है और एक जब समय आता है तो सब पॉलिटिशियंस के लिए हर समय पॉलिटिक्स का होता है, पॉलिटिशियंस के लिए कोई समय नहीं होता राजनीति तय करने का। अमित जी, अब तो देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुत्ते से कंपेयर कर दिया, तो जब इस तरह की राजनीति होने लगी तब तो भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बेटर स्थिति में है। जिस हिसाब से आज आप ही के क्लिप में आपने दिखाया किस तरीके से खड़गे जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुत्ते से अब कंपेयर कर रहे हैं, तो आशीष जी आप मिश्रा जी बैठे हुए हैं, वो उनको बताना चाहिए आज उस चीज पर कि वो कांग्रेस के लिए क्या है। कहीं जो पिद्दी आशीष मिश्रा जी बहुत तत्पर, हाँ राहुल गांधी ने पिद्दी रखा हुआ है। चलिए मिश्रा जी जवाब मैं लेती हूँ मिश्रा जी से, मिश्रा जी जवाब दीजिए। तो पर देखिए आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं आडवाणी जी का, देखिए कार्यकाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने मजबूत हमारे लिए नेशन। तिवारी जी विपक्ष को भी बोलने का थोड़ा सा मौका दे दीजिए। मौका विपक्ष का तो काम ही बोलने का है आशीष जी, माइक बंद कर देते। लेकिन अब बातों को तो आप जनता के सामने रख नहीं पा रहे हैं, कैसे बताइए? लोकसभा का चुनाव आप लड़िएगा और जीतिएगा। हाँ लता जी चलिए जवाब। हाँ हम जब अमित जी सुन लीजिए, मिश्रा जी को सुन लेते हैं अमित जी, उसके बाद हम चुनाव में जा रहे हैं। हाँ हम जब चुनाव में जा रहे हैं तो चुनाव में हमारा मुद्दा यही है, महिला सुरक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विदेशों में डंका बजता है, लेकिन हमें अफसोस इस बात को कहने में होता है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ही उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता बंदूक की नोक पर बीएचयू यूनिवर्सिटी के अंदर महिला छात्रा का बलात्कार करते हैं। हमें बड़ा अफसोस होता है कि विदेश में तो डंका बजते रहेगा साहब, लेकिन महाराज कम से कम अपने संसदीय क्षेत्र को तो संभाल लीजिए। ये हमें कहने में बड़ा अफसोस होता है। पार्टी सिर्फ अफसोस ही कर पा रही है, यही तो समस्या है मिश्रा साहब, यही तो समस्या है कि तमाम समस्याओं को आप देख रहे हैं एज एन विपक्ष की भूमिका पर, लेकिन आप सिर्फ अफसोस कर पा रहे हैं, उसमें इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो रहा। अपनी बातों को आप रखिए जाकर सरकार के सामने, जनता के सामने। लता जी सरकार थी और राजस्थान सुनिए तो सही, उन्नाव की घटना हुई, उन्नाव की घटना हुई तो उन्नाव की घटना अगर होती है तो कुलदीप सेंगर के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज करने वाला कोई अमित जी श्रीमती आदरणीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी होते हैं। शाहजहांपुर में बलात्कार होता है तो कोई और नहीं होता है। सोनभद्र में जब किसानों को मारा जाता है कोई और नहीं होता है। सहारनपुर में जब बलात्कार होता है तो कोई और नहीं, कांग्रेस पार्टी खड़ी होती है। और अभी भी जब वाराणसी के अंदर महिला का बलात्कार किए, महिला का बलात्कार किया गया तो मोदी साहब की पुलिस ने पूरी तरीके से, योगी राज में पुलिस ने छावनी में बदल दिया था, लेकिन उसके बावजूद बैरिकेड तोड़कर अपना सांकेतिक प्रदर्शन करने के लिए अश्विनी जी आप मुस्कुरा भी रहे हैं, और जिस तरीके से ये जो डिबेट हमारी जो बहस में जा रही है, बीजेपी को अपनी बातें करनी है, कांग्रेस को अपनी बातें करनी है। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ के मोदी जी के कार्यालय में घुस गए थे। आशीष मिश्रा जी मैं आपके पास लौटूंगी, समय की थोड़ी कमी है। मणिपुर भारत का ही हिस्सा है। अश्विनी जी क्या आप कमेंट कीजिएगा, जो नेता अभी इसी मंच पर ये कह रहे बड़े सम्मान के साथ दोनों को बड़ा सम्मान लग रहा है, लेकिन देखिए आ गए मुद्दे पर। आशीष जी, आशीष जी, अमित जी, मुझे बहुत कष्ट होता है सुन के दो राजनीतिक पार्टियां बलात्कार जैसे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रही हैं। मुझे लगता है बलात्कार बहुत गंभीर घटना है और उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आज का विषय आडवाणी जी का आवाज नहीं उठाया नहीं, मैं आप जो भी बात करें मुझे लगता है उपयुक्त समय नहीं है ये, और ऐसी घटनाओं को किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। अगर अच्छा मुझे बताइए, आज राहुल जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हैं, उन्होंने न्याय यात्रा कहां से शुरुआत की? मणिपुर से की। मणिपुर में जिस तरह के हालात पार्टी के हो गए हैं, आपको लगता है कि जिस तरीके के जो हालात हैं, खिसियानी खंबा नोचे, अपनी बातों को आप रख नहीं पा रहे हैं, मतदान से परेशानियां तमाम आपको पता है, विपक्ष की भूमिका में सबसे अहम भूमिका बढ़ती भूमिका में आप हैं, उसके बावजूद भी अगर आपकी आवाज को नहीं सुना जा रहा तो कहीं ना कहीं आवाज में कोई कमी। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, इससे बिल्कुल रखिए, ये समस्याएं बिल्कुल है। आप बिल्कुल अपनी समस्याओं को रखिए मंच पर। ऐसा झूठ बोले आशीष जी, बीजेपी पार्टी कोई दूध की धुली नहीं है, बट आपको विषय सही सुनना होगा, सही समय पर सुनना होगा, तभी आप विरोध कर पाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ शोर बन के रह जाएंगे, जैसा कि भी लग रहा है। एग्जैक्टली, शोर बन के रह जाएंगे।
आप जो है बिल्कुल आपको भारतीय चिंता जनता है, पार्टी को बिल्कुल सही विषय आपको पे घेरना धरातल पड़ेगा। में भारतीय जनता उसकी पार्टी चिंता है। कोई दूसरी पार्टी नहीं नौजवानों है, बट की, आपको विषय सही चुनना महिलाओं पड़ेगा, की, सही समय पर चुनना पड़ेगा। बिल्कुल सही जी, समय बाकी- को, सही शब्दों को, सही भाषा को चुनने की बहुत ज्यादा जरूरत क्योंकि है। तमाम जो बयानबाजी आप ही के पार्टी के नेताओं की तरफ से होती है, अक्सर वो ट्रोल भी किए जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि आखिर तमाम परेशानियां तो आप गिना रहे हैं, लेकिन उन तो वो तो परेशानियों आलू को से क्यों सोना, नहीं जनता आलू से के सोना सामने आप कहने रख में पाते? हालांकि राहुल ये जी बड़ा को सवाल है, कर लेकिन दिया फिलहाल गया था। हमारा लेकिन आज का क्या मुद्दा कभी ये नहीं मीडिया है। ने हमारा ये बात मुद्दा सिर्फ ये बताई? कि आडवाणी साहब को जो भारत रत्न दिया गया ये वाकई बेहद सम्मानजनक काम है और इसी पर आप लोगों की प्रतिक्रिया मैंने लिया। आप लोगों ने समय दिया, बहुत शुक्रिया आप तीनों का समय देने के लिए। अमित जी बहुत शुक्रिया, आशीष जी बहुत शुक्रिया और अश्विनी बहुत शुक्रिया आपका इस डिबेट में जुड़ने के लिए, समय देने। तो लगातार आपको बताएं कि हालांकि तमाम जो राजनीतिक मायने इसके जरूर निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे सम्मानजनक बात यह कि जो संघर्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने किया, चाहे वो देश की राजनीति को लेकर हो, चाहे वो बीजेपी के लिए क्यों ना हो, चाहे वो देश के अलग अलग मुद्दों को लेकर क्यों ना हो, ये वाकई सम्मानजनक बात है और इस पर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल अब इसका जो तमाम अलग अलग मायने इस पूरे मामले को लेकर निकाले जा रहे हैं, इसका क्या असर आगामी चुनाव में होता है तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आज की जो बेहतरीन जानकारी, बेहतरीन खबर वो यही है कि आज जो है भारत रत्न के लिए जो है सम्मान के लिए मोदी सरकार की तरफ से जो है नामित किया गया है लाल कृष्ण आडवाणी साहब को, यानी कि अब उनको इस सम्मान से नवाजा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई भी दी है और जो है पार्टी के नेताओं में भी साफ तौर पर खुशी की लहर इस पूरी फैसले के बाद देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इस खास बुलेटिन में इतना है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।